हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद शंकर उपाध्याय और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम बहुत जगह एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं, जैसे कि फैन चलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर हम लोग लाउड स्पीकर चलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हीटर, गीजर, ये सब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू R है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई हो रहा है और करंट I फ्लो कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि V इक्वल टू W बाई Q। तो W इक्वल टू हो गया V इंटू Q, ठीक है। और साथ में हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, डेट इज W इक्वल टू VI T, यानी वर्क डन इक्वल टू एनर्जी हो गया। तो एक तो ये हुआ, और W इक्वल टू V के जगह हम लोग I इंटू R फ्रॉम ओम्स लॉ और इंटू I इंटू T, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R T। तो यहाँ हम लोग अगर लिख दें कि ये IR कहाँ से आया, तो V इक्वल टू I इंटू R से, यहाँ पे I इंटू R हम लोग पुट किए तो फ्रॉम ओम्स लॉ। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको और क्या, कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू V एज इट इज रहने देते हैं। I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V बाई R इंटू टी, तो ये इक्वेशन हो जाएगा W इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर से आया, तो यानी कि W इक्वल टू VIT, और इसी से हम लोग निकाल लिए I स्क्वायर RT, और इसी से निकल गया V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये तीन इक्वेशन है। कहाँ पुट करेंगे वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, तो इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में। हम लोग पावर इक्वल टू जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर W और इलेक्ट्रिक पावर P W बाई T, और वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम, और वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि E इक्वल टू P इंटू टी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी ये होता है जूल। तो इस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, यानी 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। नोट डाउन दिस इन योर कॉपी। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब हुआ कि जो हम ढेर सारा अप्लायंसेस चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो उसके बदले में सरकार हमसे पैसा लेती है। तो पैसा लेती है तो उसको मेजरमेंट करते हैं हम लोग किलोवाट आवर के टर्म्स में। किलोवाट आवर ये कमर्शियल यूनिट है, और इसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज BOT। और
1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना बिल देते हैं। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू हो गया 1 यूनिट। तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, क्लास 9 में भी पढ़े थे, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल तो 1 किलोवाट आवर मीन्स व्हाट, 1 किलोवाट into 1 hour, and 1 kilowatt equal to 1000 watt and 1 hour equal to 3600 सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 into 10 to the power 6 जूल सेकेंड, ठीक है। और यानी कि 1 किलोवाट आवर, सॉरी ये वाट सेकेंड हो गया। और कुछ समय पहले भी हम लोग पढ़े थे कि 1 जूल इक्वल टू होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल लिख सकते हैं। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। अब टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमको निकालना है, कॉस्ट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। अब ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे, तो P पावर इंटू टाइम इंटू डेज, ये करके हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे, पावर इनटू टाइम इनटू डेज, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, यहाँ पे 2 फैन है, 100 वाट का है, 6 घंटा चलता है। एक टीवी है 500 वाट का, 2 घंटे चलता है। 4 बल्ब है 25 वाट का, 1 घंटा चलता है। तो अप्रैल के महीने में उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज है। तो टोटल यूनिट निकालेंगे, 2 बल्ब 100 वाट 6 आवर के लिए चलता है, प्लस 500 वाट का टीवी 2 घंटा चलता है 502, फिर 4 बल्ब है 25 वाट का 8 घंटा चलता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 33,000 वाट आवर आएगा इंटू 30 डेज के लिए चल रहा है। तो 90,000 वाट आवर, इसको किलो वाट आवर में बदलने के लिए बाई 1000 करेंगे, तो 90 किलो वाट आवर दैट इज 90 यूनिट। अब कॉस्ट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट 90 और कॉस्ट पर यूनिट 5, तो रुपीज 450, यानी कि अप्रैल के मंथ में 450 हमें इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ेगा जब ये सब इक्विपमेंट्स, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो वो हॉट हो जाता है। किस लिए होता है, ड्यू टू दी अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है बार बार फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, तो उस अपोज को ओवरकम करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें रिलेशन क्या है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। जितना ज्यादा करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो निक्रोम वायर होता है वो रेड हॉट हो जाता है, लेकिन निक्रोम वायर में जहां जिस वायर के थ्रू, जिस केबल के थ्रू करंट होता है वो रेड हॉट नहीं होता है, क्योंकि उस केबल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस या कम रेजिस्टेंस होने के कारण कम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा रिलेशन है कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तीनों को कंबाइन करेंगे तो H इक्वल टू I²RT, और इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट heating effect produced in a conductor is directly proportional to square of current, directly proportional to resistance and directly proportional to time। ठीक है, आगे हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे।
पैरेलल और रेजिस्टेंस पे और भी जितना भी पहले पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ पे, तब जाके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।